तो सेकंड पार्ट में जो है वो फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ द कमोडिटीज जो नया चैप्टर जो ऐड हुआ है एनआईएसएम सर्टिफिकेशन के एग्जाम में वो कवर करेंगे। तो बेसिक ऑफ फंडामेंटल जो है वो एनालिसिस ऑफ द कमोडिटीज जो है वो है ना। तो व्हाट इज फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ द कमोडिटी जो है वो फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ कमोडिटीज लार्जली डिपेंड ऑन द सप्लाई एंड द डिमांड डायनामिक्स जो है। तो इसमें बेसिकली हम लोग एक ब्रीफ में जो है वो सारे जो पॉइंट वाइज जो है वो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है उसको सेम वे में क्वेश्चन जो है वो 50 क्वेश्चन जो है वो कवर करेंगे, जो उस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना। तो इसका जो फंडामेंटल रहता है उसमें कमोडिटी प्राइस डिपेंड्स ऑन दी फिजिकल अवेलेबिलिटी एंड दी कंज्यूम्शन जो है। तो जैसे कि इक्विटी में क्या होता है कि आपका बैलेंस शीट, देयर इज नो बैलेंस शीट, नो प्रॉफिट एंड लॉस, नो मैनेजमेंट क्वालिटी। तो यहाँ पे कमोडिटी इज अ फंडामेंटल एनालिसिस बेसिकली क्या करता है सप्लाई और डिमांड में। तो इसको जो है वो पढ़ा हुआ होना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चंस को कवर करने के लिए, है ना। तो जिससे कंफ्यूजन नहीं होगा। नॉट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के टर्म में जो है उसको स्टडी करते हैं। ठीक है ना। इक्विटी वर्सेस कमोडिटी में क्या अंतर है कि इक्विटी कंपनी होता है, इंडस्ट्री होता है, इकोनॉमी को कवर करता है। कमोडिटी क्या है, सप्लाई, डिमांड, इन्वेंट्री, वेदर, जियो पॉलिटिक्स, ये सारी जो चीजें हैं जो है वो कवर अप होती है कमोडिटीज में। तो सप्लाई और डिमांड का डायनेमिक्स क्या होता है कि प्राइस बढ़ता कब है, राइजेस व्हेन द डिमांड इज ग्रेटर देन द सप्लाई। प्राइस फॉल कब होता है, व्हेन सप्लाई इज ग्रेटर देन दी आपका जो है वो डिमांड जो है ना। तो ये दो मेन जो है वो आइडिया है कमोडिटीज के बारे में जो है वो बेस्ड ऑन दी डिमांड एंड दी सप्लाई जो है वो। सप्लाई साइड फैक्टर्स क्या है आपके जो है वो प्रोडक्शन लेवल्स। अगर एग्रीकल्चर जो है वो क्रॉप यील्ड है ना। मेटल जो है वो माइनिंग आउटपुट है। एनर्जी जो है वो ड्रिलिंग कैपेसिटी है। ये जो है तीनों जो है वो प्रोडक्शन लेवल को जो है वो सप्लाई साइड में जो है वो कंट्रोल करते हैं। अगर लोअर प्रोडक्शन है तो सप्लाई टाइट होगा, ठीक है ना, प्राइसेस जो है वो बढ़ेगा। ठीक है ना। सेकंड जो टॉपिक सेकंड जो इसमें जो कंट्रोल करता है ये वेदर है और नेचुरल डिजास्टर है। ठीक है ना। तो अगर ड्रॉट आ गया, क्रॉप फेल्योर हो गया, फ्लड हो गया, ट्रांसपोर्ट डिस्ट्रप्शंस हो गया, हरिकेन हो गया, ऑयल रीक्स शट हो गया, तो यहाँ पे जो है वो आपके जो प्राइसेस जो रहेंगे, है ना, उसके कारण जो है वो आपका जो है वो इसके कारण जो है सप्लाई जो है वो टाइट हो जाएगा और प्राइसेस जो है वो बढ़ेंगे। अगर आपका क्रॉप कम हो गया तो प्राइस बढ़ेंगे, सारे जो फसल्स के दाम उसमें जो है। ट्रांसपोर्ट डिस्ट्रप्शन हो गया फ्लड के कारण तो जो है वहां पे ऑयल का प्रॉब्लम आएगा। ठीक है ना। सो दिस यहाँ पे एग्री और एनर्जी जो है वो वेदर जो है वो ज्यादा इम्पैक्ट करता है एग्री और एनर्जी को जो है वो। ठीक है ना। जियो पॉलिटिकल इवेंट जो रहेगा जैसे वॉर हो गया, रशिया यूक्रेन हो गया, सैंक्शंस हो गए, है ना, एंड ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस हो गया, जो टैरिफ वाला प्रॉब्लम है। ओपेक डिसीजन अगर ऑयल का जो है वो इनपुट कम कर दिया, है ना, ऑयल ड्रिलिंग कम कर दिया, तो अगर ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो जैसे लाइक इंडिया जैसी कंट्री जो हम लोग जो है ऑयल को जो है ज्यादा से ज्यादा जो है वो इम्पोर्ट करते हैं, तो उसमें जो है वो आपका जो है वो ज्यादा जो है वो बोझ बढ़ जाएगा। सो दैट दिस वे जो है वो इम्पैक्ट करता है जो है प्राइसिंग जो है वो। तो मिडिल ईस्ट में अगर टेंशन होता है तो क्रूड ऑयल की प्राइस जो है वो सबसे पहले जो है वो स्पाइक होता है। लाइक ईरान का कुछ न्यूज आ गया, है ना, ईरान इसराइल का, तो दैट वे जो है वो गाजा का आ गया। तो टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बेटर, अगर फार्मिंग है मोर आउटपुट हुआ, है ना, बेटर माइनिंग हो गया टेक्नोलॉजी से, लो रिस्क है, इफिशिएंट लॉजिस्टिक हो गया, स्टेबल सप्लाई है। तो ये टेक्नोलॉजी क्या करता है कि सप्लाई रिस्क को क्या करता है, रिड्यूस करता है। मतलब टेक्नोलॉजी से आप ज्यादा जो है वो बेटर फार्मिंग कर सकते हैं, बेटर माइनिंग कर सकते हैं, इफिशिएंट लॉजिस्टिक जो है वो कर सकते हैं। फिफ्थ जो है वो गवर्नमेंट पॉलिसी जो है वो एक्सपोर्ट अगर बैन कर दिया गया, अगर कोई भी है जो भी हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं उस पर टैरिफ लगा दिया गया, सब्सिडाइज हो गया, रेगुलेशंस हो गया, तो एक्सपोर्ट बैन हो गया, ग्लोबल जो है सप्लाई टाइट हो गया, तो प्राइसेस जो है वो कमोडिटी के जो है वो बढ़ जाएंगे। देन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लेबर कॉस्ट हो गया, एनर्जी कॉस्ट हो गया, इनपुट कॉस्ट हो गया। अगर राइजिंग है कॉस्ट तो प्रोड्यूसर क्या करेगा कि आपका जो है वो रिड्यूस कर देगा आउटपुट को जो है, तो सप्लाई जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसी के कारण जो है वो कमोडिटी का प्राइस जो है वो रिफ्लेक्ट करता है इसमें जो है वो डिमांड। ये जो है वो सप्लाई साइड का फैक्टर हो गया। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट, इसी में जो है वो डिमांड साइड फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो डिमांड बढ़ेगी कमोडिटीज की।
रिसेशन है तो डिमांड जो है वो घटेगी। तो मेटल एंड एनर्जी आर दी ग्रोथ सेंसिटिव, है ना। तो जहाँ पे जो है वो एक्सपेंशन मोड में है इकोनॉमी, तो वहाँ पे जो है वो मेटल और एनर्जी इन सब की जो है डिमांड जो है वो बढ़ेगी। नेक्स्ट जो है वो इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन अगर बढ़ रहा है तो स्टील एंड कॉपर के प्राइसेस भी जो है वो बढ़ेंगे, क्योंकि इनकी डिमांड बहुत रहने वाली है। लाइक कॉपर के प्राइसेस अभी मेटल के बढ़ रहे हैं क्योंकि ईवीज है, रिन्यूएबल्स है, डेटा सेंटर है, सब जगह जो है वो कॉपर का यूज हो रहा है। तो दैट वे जो है वो कॉपर की प्राइसेस जो है वो इतना इन्फ्लेट हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग अगर बढ़ रहा है तो एनर्जी का डिमांड बढ़ेगा, तो दैट वे जो है वो केबल सेक्टर हो गया, पावर सेक्टर हो गया, वहां पे जो है वो ज्यादा जो है वो डिमांड आएगी जो है वो, ठीक है ना। तो इस तरीके से इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जो है वो डिमांड जो है वो बढ़ता है। कंज्यूमर प्रेफरेंस, अगर ईवी है तो लिथियम एंड कॉपर की जो है प्राइस, अगर ईवी जो है एडॉप्शन बढ़ेगा तो लिथियम एंड कॉपर की जो है वो प्राइस जो है वो बढ़ेगी। रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो सिल्वर का यूज होगा और भी जो है दूसरे मेटल्स के यूज होंगे, तो उसके कारण सिल्वर के प्राइस जो है वो बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल जो है वो डिमांड चेंज हो रहा है, क्योंकि जो है वो कंज्यूमर का जो प्रेफरेंस है और वो लाइफ स्टाइल जो है वो चेंज हो रहा है। पॉपुलेशन ग्रोथ एंड अर्बनाइजेशन जो है वो, फूड डिमांड बढ़ रहा है, हाउसिंग मटेरियल्स बढ़ रहे हैं, एनर्जी कंज्यूम्शन बढ़ रहा है, तो उसके कारण जो है वो आपका जो है वो प्राइसेस जो है वो इन्फ्लेटेड हो रहा है, तो डिमांड के कारण जो है वो, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूट और अल्टरनेटिव, ईवी रिड्यूसेस ऑयल डिमांड्स, प्लांट बेस्ड फूड जो है रिड्यूसेस जो है वो मीट डिमांड। तो अगर सब्स्टिट्यूट और अल्टरनेटिव्स आ गए तो वहां पे भी जो है वो डिमांड जो है वो, उसके कारण जो है वो डिमांड रिड्यूस हो सकता है अदर जो है वो सेक्टर्स के जो है वो, ठीक है ना। जैसे ऑयल का डिमांड कम हो जाएगा अगर ईवीज जो है वो ज्यादा आ गए तो, ठीक है ना। तो सब्स्टिट्यूट्स कैप लॉन्ग टर्म प्राइसेस जो है वो। विंटर में जो है वो फ्यूल डिमांड जो है वो बढ़ जाता है। पुअर हार्वेस्ट किया तो क्रॉप की सप्लाई जो है, पोस्ट हार्वेस्टिंग क्रॉप की सप्लाई जो है वो बढ़ जाती है। फेस्टिवल में गोल्ड की डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। सो दीज आर द डिमांड स्पेसिफिक क्राइटेरिया, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है वो कंट्री स्पेसिफिक फैक्टर होगा कि कॉपर जो है वो, मतलब चिली में जो है वो ज्यादा जो है वहां पे जो है वो माइंस है, तो अगर वहां पे वेदर का जो है वो कुछ प्रॉब्लम आ गया, लेबर स्ट्राइक हो गया, तो गोल्ड जो ग्लोबल सप्लाई है वो अफेक्टेड होगा, तो उसके कारण जो है वो कॉपर का सप्लाई जो है वो डिस्टर्ब होगा, तो वहां पे जो है वो प्राइसेस जो है वो एलिवेटेड मतलब बढ़ जाएंगे वहां पे, ठीक है ना। सिमिलरली जो है वो क्रूड ऑयल का जो है वो मिडिल ईस्ट है, रशिया है, तो वहां पे जियो पॉलिटिकल टेंशन है, रशिया और यूक्रेन वॉर है, तो वहां पे जो है वो कॉमोडिटी के प्राइस जो है वो जोग्राफिकली क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड होगा, हेंस वहां पे जो है क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्रूड ऑयल की जो है जो भी टेंशन है, वॉर लाइक सिचुएशन है, वहां पे क्रूड ऑयल का जो है वो प्राइस बढ़ जाता है। मेजर प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर जो है, तो वाई इट मैटर्स, क्योंकि डिसरप्शन इन प्रोड्यूसर ग्लोबल प्राइस इंपैक्ट होता है। अगर मान लो जो प्रोड्यूस करने वाला है वहां पे कुछ डिसरप्शन हो गया तो प्राइस जो है इंपैक्ट करेगा। स्लो डाउन इन कंज्यूमर, तो डिमांड शॉक हो जाएगा। अगर कंज्यूमर के पास डिमांड ही नहीं है तो वहां पे क्या होगा कि प्राइसेस जो है वहां पे स्लो डाउन हो जाएगा। जैसे कि चाइना का स्लो डाउन है तो मेटल प्राइसेस फॉल हो जाता है, ओपेक कट हो गया तो वहां पे जो है वो क्रूड का जो है प्राइस जो है वो राइज हो जाता है। तो इसमें जो एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरीके से आ सकते हैं कि कमोडिटी प्राइस आर इन्फ्लुएंस बाय इकोनॉमिक हेल्थ, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ट्रेड पॉलिसीज ऑफ द मेजर प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर नेशंस जो है वो। नाउ द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि जिसपे काफी अच्छा इसमें वेट मिलता है एग्जाम में, कि करेंसी एंड डॉलर इंडेक्स जो है वो। तो जब डॉलर जो है वो, वाई डॉलर, यूएस डॉलर मैटर, क्योंकि मोस्ट कमोडिटीज जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो आर प्राइस्ड इन द यूएसडी, तो ग्लोबल सेटलमेंट करेंसी जो है वो डॉलर ही है। तो अगर डॉलर जो है वो स्ट्रेंथन होगा तो कमोडिटी का जो कमोडिटीज जो है वो बिकम एक्सपेंसिव, है ना। कमोडिटी की जो है प्राइस जो है वो कमोडिटी बिकम एक्सपेंसिव इन अदर करेंसी, है ना। कमोडिटी के जो प्राइस है वो एक्सपेंसिव हो जाएंगे अदर करेंसीज में, तो ग्लोबल डिमांड जो है वहां पे क्या हो जाएगा, घट जाएगा, एंड कमोडिटी का जो प्राइस है वो भी घट जाएगा, क्योंकि अगर डॉलर जो है वो स्ट्रांग होगा तो जो परचेसिंग पावर ऑफ दी अदर कंट्रीज, जो अदर कंट्री जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, तो जो है ग्लोबल डिमांड जो है वो डाउन हो जाएगा, उसके कारण जो है कम डिमांड होने के कारण कमोडिटी का जो प्राइस है यहाँ पे रिवर्स होता है। तो अगर डॉलर स्ट्रेंथ जो है में रहेगा, डॉलर स्ट्रेंथ रहेगा तो कमोडिटी का जो है प्राइस जो है वो रिड्यूस होता है,
कॉमोडिटी इज रिड्यूस्ड, ठीक है ना। डॉलर स्ट्रेंथनिंग, कॉमोडिटी प्राइस विल बी रिड्यूसिंग, है ना। स्ट्रॉन्ग यूएसडी, गोल्ड प्राइस जो है वो फॉल होता है, ठीक है ना। व्हेन डॉलर वीक, अगर डॉलर वीक है तो कॉमोडिटी जो है वो चीप हो जाएगा ग्लोबली जो है वो, है ना, क्योंकि उसी में जो है वो सेटलमेंट होगा, तो डिमांड जो है वो बढ़ जाएगा, प्राइस भी जो है वो बढ़ जाएगा। तो मतलब वीक डॉलर जो है वो क्या हो गया, यहाँ पे जो है गोल्ड एंड क्रूड के जो है प्राइस जो है वो बढ़ते हैं अगर वीक डॉलर है तो, ठीक है ना। वीक डॉलर में क्या होता है कि गोल्ड एंड क्रूड के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। डॉलर इंडेक्स मेजर मेजर यूएसडी स्ट्रेंथ वर्सेस यूरो हो गया, येन हो गया, पाउंड हो गया, कैनेडियन डॉलर हो गया, स्वीडिश क्रोना हो गया, स्विस फ्रैंक हो गया। तो ये 6 है, 6 नंबर है। ये क्वेश्चन में पूछा भी जाता है कि डॉलर इंडेक्स में कौन कौन से जो है वो किसके अगेंस्ट वो स्ट्रेंथ चेक किया जाता है। तो ये 6 है आपके, है ना। तो इन्वेस्टर रिलेशनशिप, अगर डॉलर मान लो इंक्रीज हो रहा है इसकी स्ट्रेंथनिंग, तो कॉमोडिटी के जो प्राइस है वो फॉल होते हैं। अगर डॉलर की जो है वो स्ट्रेंथनिंग जो है वो आपका रिड्यूस होता है, डॉलर जो है वो, तो वहां पे कॉमोडिटी के प्राइस जो है वो बढ़ते हैं। तो इनवर्स रिलेशनशिप है। नो, इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक मार्केट, ग्लोबल बेंचमार्क जो है वो सीबॉट है, वो एग्रीकल्चर के लिए यूज होता है। कॉमेक्स है वो बुलियन, NYMX जो है वो आपका जो है वो दैट इज एनर्जी है, एंड LME जो है वो बेस मेटल है। तो इसमें से जो है वो क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो इंडियन कमोडिटी प्राइस जो है वो ट्रैक इंटरनेशनल प्राइसेस एडजस्टेड फॉर द एक्सचेंज रेट, ड्यूटीज एंड लोकल डिमांड एंड दी सप्लाई जो है वो, ठीक है ना। तो डोमेस्टिक प्राइसेस में डाइवर्स टेम्परली बट लॉन्ग टर्म जो है वो कोरिलेशन जो है वो ग्लोबल मार्केट्स के साथ एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। क्रॉप एंड वेदर रिपोर्ट, क्रॉप रिपोर्ट इंक्लूड एक्रेज हो गया, येल्ड एस्टिमेट हो गया, प्रोडक्शन हो गया, इन्वेंट्री हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है वो हायर आउटपुट जो है वो क्या करेगा, प्राइस को रिड्यूस करेगा, लोअर आउटपुट जो है प्राइस को डिक्रीज करेगा। वेदर रिपोर्ट में क्या होगा कि रेनफॉल हो गया, टेम्परेचर हो गया, है ना, EI नीनो हो गया। तो ये जो है वेदर अनसर्टिनिटी जो है वो वोलेटिलिटी को जो है वो बढ़ा देता है ना। नेक्स्ट जो है वो इन्वेंट्री, प्रोडक्शन एंड कंज्यूमशन। अगर हाई इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री डेटा हाई है, तो ओवर सप्लाई है, प्राइसेस विल बी रिड्यूस। लो इन्वेंट्री है, स्कैरिसिटी है, मतलब ज्यादा अवेलेबल नहीं है प्रोडक्ट, तो प्राइसेस विल बी इंक्रीजिंग। प्रोडक्शन ट्रेंड, अगर ओपेक आउटपुट जो है वो इंक्रीज है, तो क्रूड का जो है प्राइस जो है वो नीचे जाएगा। अगर माइनिंग शट डाउन है, तो मेटल का जो प्राइसेस है जो है वो ऊपर होगा। तो दैट इज अ प्रोडक्शन ट्रेंड। नाउ द कंज्यूमशन ट्रेंड क्या हो जाएगा, राइजिंग डिमांड विदाउट सप्लाई, प्राइसेस जो है अप है, ठीक है ना। तो राइजिंग डिमांड विदाउट सप्लाई, प्राइसेस जो है वो अप रहेगा, ठीक है ना। दैट इज अ कंज्यूमशन ट्रेंड। तो इन्वेंट्री रिफ्लेक्ट द करंट बैलेंस ऑफ द सप्लाई एंड द डिमांड। नाउ माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर, GDP ग्रोथ, अगर आपकी जो है ग्रोथ जो है वो इंक्रीजिंग है, तो कमोडिटी का डिमांड जो है वो बढ़ेगा। रिसेशन है तो डिमांड जो है वो डिक्रीज होगा। इन्फ्लेशन है, कमोडिटीज, अगर आपके जो है वो इन्फ्लेशन है, तो कमोडिटी जो है वो इन्फ्लेशन को हैज करने के लिए जो है वो इन्फ्लेशन हैज करेंगे, कमोडिटीज को जो है वो हैज किया जाता है टू प्रोटेक्ट द रिस्क ऑफ द प्राइस एलिवेशन जो है, ठीक है ना। तो उसको हैजिंग बोलते हैं। तो गोल्ड बेनिफिट जो है वो मोस्टली होता है इन्फ्लेशन जब बढ़ जाता है, ठीक है ना। इंटरेस्ट रेट, अगर लो इंटरेस्ट रेट है तो डिमांड जो है वो बढ़ जाता है, हाई रेट्स है तो स्ट्रॉन्ग करेंसी, प्राइस जो है वो गिर जाता है, ठीक है ना। अदर इंडिकेटर, ट्रेड बैलेंस हो गया, एम्प्लॉयमेंट डेटा हो गया, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो गया, ये सारे भी जो है वो कमोडिटी साइकिल्स को जो है वो इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है ना। नाउ द गवर्नमेंट पॉलिसी एंड जियो पॉलिटिक्स, एक्सपोर्ट बैन कर दिया आपने, सब्सिडाइज हो गया, एनवायरमेंटल लॉस हो गया, ट्रेड टैरिफ्स हो गया। तो पॉलिसी जो चेंज होता है उससे प्राइस जो है वो शॉकिंग हो जाता है ना। तो कमोडिटी के प्राइस जो है उससे जो है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट में जो है वो वॉर हो गया, सैंक्शंस हो गया, ओपेक डिसीजंस हो गया, शिपिंग राउट डिसरप्शंस हो गया। तो ये जो है वो रिस्क जो है प्रीमियम बढ़ा देते हैं प्राइसेस को जो है वो। हेजिंग इन कमोडिटीज, हेजिंग क्यों करते हैं कमोडिटीज में, एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये न्यूमेरिकल भी इससे जो है वो एग्जाम में आ सकता है। प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट द एडवर्स प्राइस मूवमेंट, है ना। अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है तो उसके कारण जो है वो पहले ही जो है वो हेजिंग जो है वो कर लिया जाता है टू प्रोटेक्ट द एडवर्स प्राइस मूवमेंट का जो है, ठीक है ना। एनी डायरेक्शन में जो है वो प्राइस जो है वो बढ़ सकता है या घट सकता है। फॉर्मर सेल्स फ्यूचर्स,
एयरलाइंस बाइस फ्यूल फ्यूचर्स, है ना। तो ये जो है वो एग्जांपल्स हैं, ठीक है ना, कि ऑयल का जो है वो अगर दाम जो है वो पहले से ही जो है वो बढ़ने वाला है, तो उसके जो है फ्यूचर्स में जो है वो पहले से ही वो दाम को जो है वो खरीद लेते हैं, ठीक है ना। तो हेजिंग इज डन फॉर द रिस्क रिडक्शन नॉट द प्रॉफिट। यहाँ पे रिस्क को जो है वो घटाने के लिए किया जाता है, ये जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है ना। हेज रेशियो जो है वो कितना जो है वो हेज करना चाहिए, उसके लिए कैलकुलेशन है, कोरिलेशन है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन स्पॉट प्राइस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो फ्यूचर प्राइस, ये जो है वो लिया जाता है इसमें। तो इसमें ये बताने के लिए कि कितना क्वांटिटी हेज करना है, इसका जो है एक रिलेशन जो है यहाँ पे जो है वो सिंपल वे में जो है वो दिखाया गया है, ठीक है ना। तो इसका एक न्यूमेरिकल जो है वो देख लेंगे कि ये जो है वो अगर सपोज मेरा जो है वो कोरिलेशन बिटवीन दिस इज है ना, कोरिलेशन इज 0.8 है, एंड एसडी का जो स्पॉट प्राइस है ना 10% है, एसडी का फ्यूचर प्राइस जो है वो 8% है, तो कितना हेज रेशियो होना चाहिए, तो इस फॉर्मूले में रखेंगे तो 0.8 10 डिवाइडेड बाई 8, और ये जो है आपका जो आएगा 10 डिवाइडेड बाई 8 1 के आसपास आ रहा है, ठीक है ना। तो हेज रेशियो इज कमिंग 1, इसका मतलब है कि आपको जो है वो हेज रेशियो, हेज इज 100% ऑफ द स्पॉट एक्सपोजर, मतलब एक यूनिट है स्पॉट का, तो आप जो है एक यूनिट जो है फ्यूचर पोजीशन ले सकते हैं, इसका मतलब यह है हेजिंग का जो है वो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हेज इज 90% ऑफ द एक्सपोजर रहता है, कन्वर्ट इनटू कॉन्ट्रैक्ट यूजिंग द कॉन्ट्रैक्ट साइज जो है। एडवांटेज ऑफ हेजिंग, रिड्यूस रिस्क हो गया, स्टेबलाइज कैश फ्लो हो गया, बजट सर्टेनिटी हो गया, और इंश्योरेंस अगेंस्ट वॉलेटिलिटी होता है, ठीक है ना। और डिसएडवांटेजेस ये सब पूछे जाते हैं, कॉस्ट हो गया, कैप अपसाइड हो गया, रॉन्ग हेजेस में इंक्रीजेस होता है ना, रिक्वायर्स एक्सपर्टीज बहुत जरूरी है इसमें। तो वीकनिंग डोमेस्टिक करेंसी इंक्रीजेस इंपोर्ट कॉस्ट, इंपोर्ट बिकम जो है वो एक्सपेंसिव हो जाता है। अगर हमारा जो है वो रुपीज जो है वो वीक होता है, तो इंपोर्ट का जो है वो कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन जो है वो देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन है राइट वे में जो है वो, है ना। 50 क्वेश्चन जो है वो चेक कर लेते हैं इसमें, है ना। तो इस टाइप से क्वेश्चन जो है वो क्विकली कवर कर लेते हैं 50 क्वेश्चन, तो एक ये चैप्टर जो है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। सो the fill in the blank of the commodities largely depend on the supply and demand dynamics of the particular commodity, that is जो है वो fundamental analysis of the commodity is correct answer is which of the following factor affect global disruption thereby affecting the global commodity market equilibrium, that is यहाँ पे increase in the economic growth, stable political condition in production countries, currency fluctuation and the trade policies, all of the given options जो है वो। थर्ड जो है वो फिलिंग द ब्लैंक, डोमेस्टिक करेंसी अगेंस्ट यूएस डॉलर कैन मेक इंपोर्ट मोर एक्सपेंसिव व्हेन द ग्लोबल प्राइसेस राइजेस, ठीक है ना। अ वीकनिंग डोमेस्टिक करेंसी, अगर करेंसी जो है वीक होगा तो वहां पे इंपोर्ट जो है वो प्राइस जो है वो एक्सपेंसिव हो जाएगा, तो आंसर इज ए, है ना। कमोडिटी प्राइस आर प्राइमरीली डिपेंड ऑन दी, है ना, सप्लाई एंड डिमांड जो है, ठीक है। Which factor directly affect agriculture commodity supply the most जो है वो, है ना, weather conditions, war, sanctions, trade restrictions mainly fall under the geopolitical event जो है वो, ठीक है। An export ban by producing countries will generally lead to tightening of the global supply. Which of the following is the supply side factors, that is cost of the production? Economic expansion usually causes commodity demand to increase. Demand for the copper is most closely linked with the infrastructure and the industrial growth. Electrical vehicle increases demand for the, answer is C, lithium. Which commodity demand increases during festive season in India? That is gold. ठीक है। कॉपर प्रोडक्शन इज हाईली कॉन्सेंट्रेटेड इन चिली, तो ये बेसिक आपको जो है एक बार पढ़ेंगे तो इट विल बी रिमेम्बर, यहाँ पे याद रहेगा आपको, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए। जियो पॉलिटिकल टेंशन इन द मिडिल ईस्ट मोस्ट डायरेक्टली इम्पैक्ट आपका जो है वो क्रूड ऑयल सप्लाई। मेजर ग्लोबल कमोडिटी ट्रेड सेटलमेंट्स आर लार्जली डन इन जो है वो यूएस डॉलर।
डॉलर इंडेक्स मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ यूएस डॉलर अगेंस्ट जो है वो 6 करेंसीज, है ना। व्हेन द यूएस डॉलर स्ट्रेंथेंस कमोडिटी प्राइस जनरली फॉल, ठीक है ना। जब यूएस डॉलर स्ट्रेंथिंग होती है तो दूसरे कंट्रीज की बाइंग जो पावर है वो कम हो जाती है, उसके कारण जो है वो डिमांड कम हो जाता है, उसके कारण जो है कमोडिटी के प्राइस जो है वो फॉल हो जाते हैं। अ वीकर यूएस डॉलर यूजुअली लीड्स टू द जो है वो हायर कमोडिटी डिमांड जो है, ठीक है। विच एक्सचेंज इज ग्लोबल बेंचमार्क फॉर द बुलियन ट्रेडिंग जो है वो, दैट इज आपका जो है वो कॉमेक्स, ठीक है। NYMX is primarily associated with the trading of the energy commodities। तो ये सिर्फ याद रखने वाली चीज है। Indian commodity derivatives are prices are best described as a closely correlated with the global benchmark। Crop reports mainly provide information on the acreage and the yield। Higher than expected crop production usually leads to the price declining। Which weather phenomena significantly impact the global agro commodity prices? That is EI Nino। Inventory data reflects the current supply and demand balance. High inventory levels generally indicate the oversupply। OPEC production cuts usually causes the crude oil prices to be rise, ठीक है। Rising consumption without matching production leads to the आपका जो है वो that is higher prices, ठीक है। Which macroeconomic indicator strongly influences commodity demand, that is GDP growth। Commodities are often used as a hedge against जो है वो inflations। Low interest rate generally leads to the increased commodity demand, है ना। Higher interest rates often result in the strong जो है वो currency। Export restriction imposed by government usually tighten global markets। Environment regulation can impact commodities by reducing productions। Geopolitical conflicts generally add to risk premium। Hedging in commodities is primarily used for the risk management। A farmer selling future contracts before harvest is an example of the hedging। The objective of hedging is to basically reduce the price risk, ठीक है। Hedging ratio helps determine the quantity to hedge। Hedge ratio depends on the correlation and the volatility, ठीक है। Hedge ratio of less than 1 indicates the partial hedging। Which instrument is commonly used for the hedging commodities? That is future contract। One disadvantage of hedging is in कि आपका जो है वो cost of the hedging। Hedging में cap upside potential। Over hedging can lead to the आपका जो है वो increased, यहाँ पे क्या हो जाएगा increased risk। Commodity markets are highly volatile mainly due to supply demand जो है वो imbalances। Which participants commonly hedge fuel price risk? Airline companies, ठीक है ना। Hedging is most useful for the industries with the thin profit margin। Commodity fundamental analysis differ from the equity analysis because of the depend on the physical supply जो है वो, ठीक है ना। And the last which statement is the most correct जो है वो the commodity prices depends on the company profit। Commodities are immune to micro factors and supply demand drives the commodity prices जो है। तो ये सारे जो है इतने जो है वो इस टॉपिक्स में कवर्ड हो गए क्वेश्चन एंड सम थोड़ा सा डिस्कशन। तो यहीं तक रखते हैं फ्रेंड्स।